हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भारती मैम आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डियर एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए आज हमारा जो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम निश्चित समाकलन यानी जो समाकलन इंटीग्रेशन है उसके अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो समाकलन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में हम कहाँ इसका यूज करते हैं, और किसी भी एरिया को निकालने के लिए, किसी भी आयतन यानी वॉल्यूम को निकालने के लिए, या यूं कहें किसी भी आपके लंबाई को निकालने के लिए, एक निश्चित लंबाई को निकालने के लिए हम समाकलन का प्रयोग किस तरह करते हैं, वो चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के चैप्टर में हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। उसमें भी हम लोग वक्रों के चाप की लंबाई, इस पे जितने आधारित क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को देखेंगे। अब वक्रों के चापों की लंबाई के लिए हम समाकलन का प्रयोग क्यों करते हैं, वो सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए। यहां पे देखिए, जैसे कोई भी आपका कर्व है, ठीक है, कोई भी आपका कर्व है, मान लीजिए आपका कोई एक कर्व है, मान एक वृत्त है, ठीक है, एक सर्कल है आप लोगों का, और इस सर्कल की आपको परिधि पूछा है। क्या पूछा है? परिधि। और सर्कल की परिधि आप लोग को पता ही होता है क्या होता है, ये जो पूरा होता है ये इस सर्कल की परिधि होती है। अगर वृत्त की परिधि की बात किया जाए तो 2πr आप लोग को पता है। लेकिन आपको कोई भी वृत्त दे दिया हो, कोई भी वृत्त दे दिया हो, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट आपका कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु, किसी भी वृत्त को बनाने के लिए हम एक मूल बिंदु मानते हैं, एक पॉइंट मानते हैं। उस पॉइंट से एक निश्चित दूरी लेते हैं, मान लीजिए वो दूरी ये है, ठीक है। कोई भी हमें वृत्त बनाना है तो सबसे पहले हम एक निश्चित पॉइंट लेते हैं जिसे कि हम उस वृत्त का केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पे आते हैं और वहां से क्या करते हैं, एक प्रकार लेते हैं, प्रकार में हम पेंसिल भरते हैं और वहां से एक निश्चित दूरी लेते हैं। उस निश्चित दूरी को लेकर के हम क्या करते हैं, एक चाप बनाते हैं। और यही चाप यदि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं आकर के मिल जाता है तो आपका एक परिधि का निर्माण, एक वृत्त का निर्माण होता है, और यही पूरा इस वृत्त की परिधि कहलाती है। सपोज दैट आपको क्या दे दे, आपको दे दे कि आपको निकालना है यहां से यहां तक के बीच की दूरी। क्या निकालना है? यहां से यहां तक की बीच की दूरी निकालना है। अब ये दूरी कैसे निकलेगा? इस दूरी को निकालने के लिए आपको इस पॉइंट को पता होना चाहिए और इस पॉइंट की दूरी पता होनी चाहिए। मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, और यदि अगर देखें तो ये जो x की दूरी है, ये जो x पे जो दूरी है, मान लेते हैं ये दूरी आपकी कितनी है, 1 है। और यहीं पे यदि y की दूरी देखा जाए तो ये जो पॉइंट है इस पे y का मान कितना होगा, y का मान होगा 0। यानी इसका क्या बन गया निर्देशांक, 1 और 0। यानी जो निर्देशांक होता है, यानी जो x y होता है, पहले x अक्ष की दूरी को दिखाया जाता है, फिर y अक्ष की दूरी को दिखाया जाता है। तो यहां से आपको ये पॉइंट पता चल गया, ये दूरी आपको पता है 1 है, तो इसी पॉइंट पे y वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 0। अगर मान लो कि ये वाली जो दूरी है, ये दूरी भी 1 है जो y एक्सिस पे है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहले तो x एक्सिस को लिखोगे, क्योंकि जो निर्देशांक लिखा जाता है सबसे पहले x का, उसके बाद y का लिखा जाता है। तो इस पॉइंट पे x की दूरी कितनी है? अगर इस पॉइंट की बात किया जाए तो यहां से x की तो कोई दूरी ही नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, x की दूरी आपकी 0 मानेंगे। उसके बाद हम y वाली दूरी लिखेंगे, y की दूरी कितनी है, 1 है। यानी हमें x और y के बीच की जो दूरी है, ये यहाँ का पॉइंट पता चल गया। x एक्सिस पे क्या पॉइंट है, y एक्सिस पे क्या पॉइंट है। अब हमें क्या पता करना होता है कि ये अगर मूल बिंदु से हम उठाएं इस लंबाई को इस लंबाई से, तो ये जो चाप बनता है, ये जो आपका एक चाप है, यदि उसकी लंबाई पूछ दे तो कैसे निकालोगे आप? यदि इस वाले चाप की लंबाई पूछ दे तो कैसे आप लोग निकालोगे? तो सबसे पहले चाप की लंबाई निकालने के लिए आपको ये दोनों निर्देशांक दिए होंगे।
उसकी स्टार्टिंग के और उसके लास्ट के जो चाप है, उस चाप का एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट का जो निर्देशांक है वो दिया होगा, तभी आप उस चाप की लंबाई निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? उस चाप की लंबाई निकाल सकते हो। अगर आपको पूरा निकालना है, आप क्या करते थे, एक बड़े से एरिया को निकालने के लिए या यूं कहें तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करते थे, लेकिन एक निश्चित दूरी के एरिया को निकालने के लिए या लंबाई को निकालने के लिए या उसके आयतन को निकालने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो हमें एक निश्चित दूरी पता है, इसी निश्चित दूरी के बीच हम समाकलन करके इस चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। यदि पूछ दे इसकी परिधि निकालिए, समाकलन की मदद से इसकी परिधि निकालिए, तो इस चाप की लंबाई तो हम निकाल सकते हैं, इस चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। परिधि निकालना होगा तो ये वाली चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई और ये चाप की लंबाई आपस में बराबर होंगी। तो हम क्या करेंगे, चार हैं, चारों जो हमारा कोऑर्डिनेट है, इन चारों कोऑर्डिनेट में जो चाप की लंबाई है वो सेम है, तो किन्हीं एक चाप की लंबाई हम निकाल करके हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या पता चल जाएगा, इस वृत्त की परिधि पता चल जाएगी। उसी प्रकार समाकलन का हम जो यूज करते हैं वो एरिया निकालने के लिए भी करते हैं, हम ठोसों के आयतन निकालने के लिए भी करते हैं। ऐसे ठोस, ऐसे सॉलिड जो रिवॉल्यूशन की पोजीशन में होते हैं, उनके भी वैल्यू निकालने के लिए हम समाकलन की मदद लेते हैं। और उसमें एक निश्चित एरिया आपका दिया होता है, उसी निश्चित एरिया के साथ हम निश्चित समाकलन का यूज करके, चाहे एरिया हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे आपकी लंबाई हो, हम सब निकालते हैं। तो जो पहला हमारा इस चैप्टर का, यानी जो हमारा निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग हैं, समाकलन के अनुप्रयोग हैं, उसमें वक्रों की चाप की लंबाई कैसे निकाली जाती है, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर पे ये वाला पॉइंट फोकस करेंगे। तो यहां पे आप लोग देखिए, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये सब तो आप लोग को बहुत ही बेसिक से मैंने आप लोग को बता दिया। अब इसमें कुछ फार्मूले होते हैं जिससे हम उस वक्र की लंबाई निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, किसी भी वक्र की लंबाई निकालने के लिए तो सबसे पहले ये काम किया जाता है। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यह जो क्या है, उस चाहे वक्र हो, कर्व हो, उसकी लंबाई है, पूरी लंबाई है। तो जो भी लंबाई का जो भी आपका फंक्शन दिया रहेगा, जिस भी वेरिएबल का फंक्शन होगा, हम उस वेरिएबल के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। अब जो भी आपके क्वेश्चन में जो भी फंक्शन दिया है, चाहे वो फंक्शन y का हो, चाहे वो फंक्शन x का हो, उसी के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। और ये वाले जितने फार्मूले हैं, सेम एक ही फार्मूला है, सिर्फ आपको क्या करना है, dy बाई dx, dx बाई dy, इस पे फोकस करना है। यदि y का फंक्शन है, y के सापेक्ष आप डिफरेंशिएट करो, x का फंक्शन है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आपका क्या है, पूरा एरिया है, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन देगा एक निश्चित एरिया में निकालना है, किसमें, एक निश्चित एरिया में निकालना है, तो हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, हम उस लंबाई का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन, जिसके लिए हम यस की वैल्यू निकालेंगे। और यस की वैल्यू कैसे आएगी, जब हम उसे, यदि यक्स का फंक्शन है वो लंबाई, तो यक्स के सापेक्ष हम क्या करें, समाकलन करें। और उस निश्चित एरिया के लिए हम जैसे निश्चित समाकलन का यूज करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेकर के उस निश्चित एरिया को पुट करके हम क्या करते हैं, उसका समाकलन करते हैं, वक्र की चाप की लंबाई निकालते हैं। तो ये आपके क्या है, फार्मूले हैं। इसी फार्मूले के बेसिस पे आपको यक्स और वाई की वैल्यू दिया होगा, यक्स की ही आपके 2 पॉइंट दिए होंगे, निर्देशांक दिए होंगे। तो ऐसे आप लोग क्या करोगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यदि आपके 2 फंक्शन हैं, दोनों जो फंक्शन है एक ही वेरिएबल के फंक्शन है, तो उसमें क्या कर देना है, दोनों फंक्शन को जो डिफरेंशिएट करने पर हम एक दूसरे से ऐड करके, उसके स्क्वायर को ऐड करके उसका रूट निकाल देते हैं। तो ये सब बिल्कुल याद करने की चीज नहीं है, सेम वही फार्मूले हैं, वही कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल याद नहीं करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने ही, बहुत छोटी सी चैप्टर है, जितना क्वेश्चन है सेम एक ही तरीके से है। सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन निकाल लेना है, उसके बाद
उसकी स्क्वायर को 1 में ऐड करके उसके रूट को निकाल लेना है। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि आपको परिधि पूछ रही है, कितनी चाप की लंबाई पूछ रही है, पूरा पूछ रहा है, कोई छोटा सा भाग दिया है, तो वो सब आप पे डिपेंड करता है कि अगर 4 पार्ट है और उसमें जो मान लो कि जैसे मैंने बताया एक ही पार्ट आपका दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको चारों की एरिया आपको या चारों की लंबाई निकालना है, तो जो भी एक लंबाई दिया है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देना और आपका पूरा का पूरा चाप की लंबाई निकल के आ जाएगी। तो वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसा दिया है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं है, तोड़ मरोड़ के उसी चीज को बताने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछता नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन दे देगा। और इतना याद रखना, जो भी आपकी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है उससे आपके 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पूछना फिक्स है। तो उस बार भी पूछा था, जो क्वेश्चन मैंने बताया था वो बहु वही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा था। तो इस बार भी एप्लीकेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे नहीं कहेंगे लेकिन जो क्वेश्चन है वो छोटा है, लगाने का जो प्रोसेस है वो लंबा भी हो सकता है, लेकिन कम क्वेश्चन है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। चलिए यहां से देखते हैं, एक आपका फंक्शन दिया है, क्या है फंक्शन, y = log sec x। ये आपका एक फंक्शन दिया है, इसकी लंबाई निकालना है। जो कर्व बनता है, जो फंक्शन निकल के आ रहा है, उस फंक्शन में उस कर्व की लंबाई निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको एक निश्चित एरिया देगा तभी निकालेंगे। वो निश्चित एरिया दिया है x = 0 और x = π/4। ये आपका एक निश्चित एरिया दिया है और इस निश्चित एरिया के बीच आपको इस वक्र, इस कर्व की क्या निकालना है, चाप की लंबाई या उसकी लंबाई निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम, जिसका फंक्शन होता है उसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करो। यक्स का फंक्शन है, हम y को क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। जब यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन अपने फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाना, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/sec x, और sec x का पुनः हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपका आ जाएगा sec x × tan x। तो क्या निकल के आ गया, sec x से sec x कैंसिल, आपको निकल के आ गया tan x। लंबाई निकालना है, क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 + dy/dx का स्क्वायर निकालते हैं। लंबाई निकालना है ds/dx = ये क्या है, रूट में होता है ना। अब हमें एक निश्चित एरिया में निकालना है, किसमें, एक निश्चित एरिया में निकालना है। तो यहां से ध्यान देना, एक निश्चित एरिया में निकालना है तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन ना करके हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। अब समाकलन कैसे करेंगे, यस इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट ध्यान देना, एक निश्चित जो एरिया है वो एरिया कितना है, 0 to π/4, 0 to π/4 ये इसकी निश्चित एरिया है। और इसी निश्चित एरिया के बीच, इसी निश्चित लंबाई के बीच आपको इस फंक्शन की वक्र की लंबाई निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यहां से देखिए, यस इक्वल टू लिमिट 0 to π/4। अब ये जो आपका फार्मूला बनता है सेम सब में यही है, यक्स का फंक्शन होगा यक्स के सापेक्ष करना, वाई का फंक्शन होगा तो यक्स का वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना। यदि दो फंक्शन है, दोनों एक ही वेरिएबल के फंक्शन है, dy/dx स्क्वायर प्लस dx/dy का स्क्वायर, दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। जरूरी नहीं एक्स वाई का फंक्शन है, थीटा का फंक्शन हो सकता है, किसी भी वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √1 प्लस कितना डिफरेंशिएट किए थे हम, tan x आया था हमारा डिफरेंशिएशन। अब इस tan x का स्क्वायर जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर x, होगा कि नहीं। 1 + tan स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 0 to π/4। देखो √1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है। sec स्क्वायर x जब रूट के बाहर आएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, sec x हो जाएगा कि नहीं। चलिए इंटीग्रेशन sec x कितना होता है, ये आपका होता है log यस इक्वल टू, लंबाई निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, लंबाई, उस कर्व की लंबाई निकाल रहे हैं। तो log कितना होता है, sec x + tan x। ये क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन।
कितनी लिमिट है, लिमिट आपका दिया है 0 to π/4, यानी 0 से π/4 के बीच ही आपको लंबाई निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, यहां से हमने बताया है निश्चित समाकलन में अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देना है। अपर लिमिट को किस में रखना है, जितने भी वेरिएबल हैं वहां पे अपर लिमिट रख दीजिए, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, जितने भी वेरिएबल है उसमें लोअर लिमिट करके अपर लिमिट में से घटा दीजिए। कितना हो जाएगा, यस इक्वल टू लॉग सेक, अब देखो यक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, π/4 प्लस 10, यक्स की जगह क्या रखेंगे, π/4। अब हमने क्या किया, हमने अपर लिमिट को लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट को घटाएंगे। लोअर लिमिट को घटाएंगे तो जितना भी लोअर लिमिट है वेरिएबल में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। से क्या हो जाएगा, सेक 0 प्लस tan 0 हो जाएगा कि नहीं। चलिए अब क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया यस इक्वल टू लॉग सेक π/4। अब आपको सेक π/4 की वैल्यू नहीं पता होगी, लेकिन cos π/4 की वैल्यू पता होगी। cos π/4 यानी cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। यदि cos की वैल्यू 1/√2 है तो सेक की वैल्यू सोचो, सेक जो है cos का व्युत्क्रम होता है, क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी 1/√2 cos का है तो सेक का ओनली √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये क्या होता है, पलट जाता है। प्लस tan π/4 यानी tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 होती है। माइनस यहाँ पे देखना log sec 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। sec 0 की वैल्यू 1/1 यानी 1 होगी, कितनी होगी, 1। माइनस tan 0 की वैल्यू 0 होती है। अब यहां से देखो, यहां से क्या हो जाएगी, उस कर्व की लंबाई, कर्व की लंबाई हो जाएगी log √2 प्लस 1 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, log 1 की वैल्यू आपकी 0 होती है। तो ये वाला पूरा पॉइंट खत्म। तो आपकी जो लंबाई निकल के आई उस कर्व की, उस निश्चित एरिया 0 से π/4 के बीच की जो लंबाई निकल के आई उस कर्व की, वो लंबाई कितनी हुई, log √2 प्लस 1। ये आपका क्या हुआ, लंबाई, आपका लेंथ निकल के आ गया। किसकी मदद से, आपका समाकलन की मदद से। समाकलन की मदद से हम इस कर्व की लंबाई निकाल दिए, किनके बीच, 0 से π/4 के बीच हम समाकलन की मदद लेकर के इस कर्व की लंबाई निकाल दी। कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगे। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है आप लोग के लिए। आपका फंक्शन दिया है y इक्वल टू यक्स क्यूब, यानी जो y है किसका फंक्शन है, यक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, यक्स का फंक्शन है। दिया क्या है, एक कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू यक्स क्यूब, ये उस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। कि मूल बिंदु तथा बिंदु 1 1 के बीच की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, हम एक ग्राफ खींचते हैं। मूल बिंदु का मतलब समझना 0 0, जहां यक्स भी 0 और y भी 0। अब ये है क्या, इसकी मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु है। दिया क्या है, मूल बिंदु तथा बिंदु 1 1 के बीच। 1 1 का मतलब समझ रहे हो ना, ये यक्स है और ये क्या है, y है। यानी यक्स की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, जो यक्स की दूरी है वो दूरी आपकी 1 है, और इस 1 पे y की दूरी कितनी हो जाएगी, y की दूरी 0 हो जाएगी कि नहीं। और यहाँ पे क्या दिया है, y। अगर यहाँ पे बात करें y की दूरी भी कितनी दी है, 1 दी है। मान लेते हैं ये दूरी जो है कितनी है, 1 है। तो सबसे पहले हम यक्स की दूरी रखेंगे। इस वाले पॉइंट पे यक्स की दूरी 0 है और y की दूरी कितनी है, ये 1 है। आपका ये हो गया। पूछा क्या है, मूल बिंदु तथा बिंदु 1 1 के बीच की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी यदि यहां से आप क्या करते हो, यहां से देखो इन दोनों के बीच की लंबाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात होगा इन दोनों के बीच की लंबाई, कैसे ज्ञात होगा इन दोनों के बीच की लंबाई,
अब देखिए, सबसे पहले जिसका फंक्शन होता है, जिस वेरिएबल का फंक्शन होता है, उसके सापेक्ष हम क्या करते हैं, उसके सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। सबसे पहले हम y की वैल्यू यदि देखें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी y की वैल्यू जो है x के पावर 3/2 होगी कि नहीं, 3/2। हमने बताया जब ये दूसरे वाले पक्ष के पावर में जाता है तो पहले वाले यानी लेफ्ट साइड का पावर राइट साइड में जाने पर अपोजिट हो जाता है, व्युत्क्रम में हो जाता है। तो ये जो 2 इधर जाएगा इसके पावर में तो 1/2 हो जाएगा, जिसकी वजह से x के पावर 3/2 हो गया। x का फंक्शन है, हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन x के पावर n का आपको पता है कितना होगा, 3/2 x के पावर 3/2 -1, यानी कितना हो गया, dy बाई dx 3/2 और ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 1/2, यानी x के पावर 1/2 या √x भी आप लिख सकते हो। तो ये आपकी हो गई dy बाई dx। आपको लंबाई पूछा है, यानी यश की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू, यश की वैल्यू पूछी है। क्या हो जाएगा, dy बाई dx निकाले हैं, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर रूट में। अब ये क्या होता है, dx बाई dx होता है, ठीक है, लंबाई, लेकिन हमें एक निश्चित एरिया में निकालना है और वो निश्चित एरिया कितना दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन हम 0 से 1 के बीच करेंगे। किनके बीच, 0 से 1 के बीच करेंगे। फिर 0 से 1 के बीच क्यों कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच क्यों कर रहे हैं, यहां से अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 1 के बीच तो होगा, x की दूरी 1 है, y की दूरी भी कितनी है, 1 है, लेकिन मूल बिंदु से दिया है, किससे दिया है, मूल बिंदु से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम रखेंगे 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा यस इक्वल टू 0 to 1, यहां से ये आपका हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx, यानी 3/2 x के पावर 1/2, 3/2 x के पावर 1/2 का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर, क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, यहां से ये आपका हो जाएगा यस इक्वल टू 0 to 1, यहां से 1 प्लस 9/4 और ये आपका हो जाएगा यक्स, हो जाएगा कि नहीं। तो यस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, ये आपका हो गया 4 प्लस 9x। अब देखना डिनोमिनेटर में 4 है, रूट के बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा, हम 1/2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं। अब यहां से देखना, यहां से आप लोग देखना ये क्या हो जाएगा। अब देखो यक्स के सापेक्ष हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, यक्स का फंक्शन है, हम यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो हम यहां से यक्स के सापेक्ष, ये इंटीग्रेशन है जिसके सापेक्ष वो तो लिखना तय है, तो हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम प्रतिस्थापन की मदद लेंगे, किसकी मदद लेंगे, प्रतिस्थापन की मदद लेंगे। अब प्रतिस्थापन की मदद लेने में हम देखते हैं क्या होता है, 4 प्लस 9x, 4 प्लस 9x को यदि हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा dx इक्वल टू dt बाई 9, होगा कि नहीं, dx इक्वल टू dt बाई 9 हो जाएगा। अब यहां से आप लोग देखिएगा ये क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू 1/2 लिमिट 0 to 1 इंटीग्रेशन, ये आपका t हो गया क्योंकि पूरी वैल्यू को हमने t मान लिया, और dx की वैल्यू किसके बराबर हो गई, dt बाई 9 के बराबर हो गई, किसके बराबर हो गई, dt बाई 9 के बराबर हो गई। अब यहां से आप लोग देखिएगा, यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका यस इक्वल टू 1/2 रूट टी का जब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा t के पावर 1/2 रूट टी प्लस 1/1/2 प्लस 1,
कितना इंटीग्रेशन है 0 से 1 के बीच, क्योंकि ये समाकलन निश्चित एरिया दिया हुआ है, इनके बीच ही आपको लंबाई निकालना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू, आप प्रतिस्थापन न करके आप डायरेक्ट वहां से भी कर सकते थे, यदि उस पूरी वैल्यू को यक्स की नजर से देखते तब भी आप कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि रूट ए प्लस ए एक्स प्लस बी, जो रूट ए एक्स प्लस माइनस बी होता है उसका मैंने सेकेंड चैप्टर में आप लोग को बताया था, तो डायरेक्ट आप वहां से भी कर सकते थे। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2, अब ध्यान देना 1/2 प्लस 1 यानी 3/2, अब ये बाहर हमारा जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब t की ओरिजिनल वैल्यू रखें तो t की ओरिजिनल वैल्यू है 4 + 9x, क्या है 4 + 9x है। लिमिट कितना है, अब यहाँ पे ध्यान देना, इसके पावर में भी कितना बचेगा 3/2 बचेगा कि नहीं, अगर 1 + 2 + 1 करो तो t के पावर 3/2 या हम यूं कहें 4 + 9x के पावर 3/2। डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते थे इसको, डायरेक्ट हम ऐसे इसको लिख सकते थे। अब यहां से आप लोग देखना क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट 0 to 1 यस इक्वल टू 1/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां से ये क्या आपका बचा, अगर हम इस एक वैल्यू में 1 रखते हैं 9 × 1, 9 × 1 इसके पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट रख करके घटा देते हैं 4 + 9 × 0 के पावर 3/2 हो गया कि नहीं। लोअर लिमिट हमने पुट किया वेरिएबल में, फिर हमने अपर लिमिट को पुट किया। देखना प्रतिस्थापन हमने चेंज नहीं किया था, प्रतिस्थापन नहीं चेंज किया उसके लिए हमने क्या किया, हमने आपका ओरिजिनल वैल्यू पुट किया, हमने ओरिजिनल वैल्यू पुट किया। क्यों, क्योंकि हमने यहां से प्रतिस्थापन को चेंज नहीं किया था लिमिट को। अब यहां से देखिएगा जब भी लिमिट को चेंज नहीं करते आपको ओरिजिनल वैल्यू लिखनी पड़ती है। यस इक्वल टू, अब ये देखो 1/3 यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अरे 1/2 पहले से बाहर था, एक मिनट, ये देखो dt/9 था, ये भी बाहर आएगा, आपका कितना हो जाएगा ×2, यहाँ पे ×2 करना मत भूलना आप लोग, ये 9 भी जो है 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये 9 भी dt/9 था ना इंटीग्रेशन के अंदर, तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, ये कांस्टेंट था बाहर आएगा ×9, ठीक है। अब यहां से देखना ये आपका हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, हमने जो 9 था इंटीग्रेशन के अंदर उसको बाहर निकालना मैं भूल गई थी, तो यहां से मैंने 9 को भी बाहर निकाल लिया, तो यहां से हो जाएगा 27। चलो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो ये 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, 13 के पावर 3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया वैल्यू। अब यहां से ध्यान देना, इसको और सॉर्ट करते हैं, जब इसको और सॉर्ट करेंगे तो ये देखना एक आपका क्या है 13 के पावर 1/2 यानी √13 लिख सकते हैं कि नहीं, या इसको हम 1 + 1/2 लिख सकते हैं, या हम इसको लिखेंगे 13 √13, इस पूरे वैल्यू को हम 13 √13 लिख सकते हैं। क्यों, 13 के पावर 1 + 1/2 यानी 2, ये आपका 3/2 हो गया, जिसको हम अलग करेंगे तो 13 के पावर 1 × 13 के पावर 1/2, जिसे हम 13 √13 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये हमने लिख दिया। और यहां से ये क्या हो गया 2 के पावर, इसका 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, और यही आपका क्या हो गया, इसकी लंबाई हो गई, जो कर्व दिया था उस कर्व की क्या हो गई लंबाई दे दिया। अब देखो इस लंबाई मीटर में तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन दिया है मीटर सेंटीमीटर, ये तो दिया नहीं है, तो आपको क्या करना है सिर्फ यही लिखना है, यूनिट लिखने की कोशिश नहीं करना है। मैथ है, इसमें जब यूनिट दिया रहता है तभी यूनिट लिखा जाता है। हाँ, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो वहां पे लिमिट लिखना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका क्या हो गया, उस कर्व की लंबाई हो गई, क्या हो गई, उस कर्व की लंबाई हो गई। चलिए इस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में कराऊंगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय। और आप लोग क्या करना, क्लास की लिंक को अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर देना,
और जल्दी से जितने भी आपके फ्रेंड प्रीमियम नहीं लिए हैं जल्दी से बोल दीजिए प्रीमियम लेने के लिए। फटाफट हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और जितनी भी क्लासेस अभी बची हैं बहुत कम टाइम की क्लासेस हैं और छोटे छोटे चैप्टर हैं जिनको हम बहुत ही बेसिक से ही पढ़ेंगे लेकिन बहुत ही जल्दी खत्म करेंगे, जिससे आप लोग भी फ्री रहिएगा और जितना हो सके लास्ट में प्रैक्टिस, रिवीजन और वन शॉट यही सब लेने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए इतनी क्लास को, ये जो आपकी क्वेश्चन है इसको मैं कल कराऊंगी नेक्स्ट क्लासेस में अपने। तब तक के लिए बाय।